सारे राजा हुए थे, उनकी आज जन्म तिथि पूरे महाराष्ट्र में या पूरे भारतवर्ष में हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि सर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन ही वॉज बिलीवर ऑफ वेलफेयर स्टेट। मतलब अकेडमी ऑपरेशन के साथ आज छत्रपति शिवाजी महाराज पे 2-4-5 मिनट बोलना भी प्रसंगोचित है। तो मुझे लगता है कि वेलफेयर स्टेट की जो संकल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपने राज्य में उन्होंने विकसित की थी, उसको कुछ हद तक हमें जो है डिस्कस करना आज के दिन एकेडमी ऑपरेशंस में ये मैं समझता हूँ कि कारगर है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे एकेडमी ऑपरेशंस के लिए बेनिफिट है। इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर वेलफेयर स्टेट की हम कल्पना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पॉलिटिकल एस्पायरेशन से बढ़कर कहीं ना कहीं सोशल फिलॉसफी, मतलब सोसाइटी को इंटीग्रेट करने की जो उनकी चेष्टा थी वो उनके कार्यों से प्रतीत होती है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में जितने भी राजा हुआ करते थे या जो दौर था, वो दौर में एक कहते हैं कि एक जनान खाना नाम का एक शब्द आप लोगों ने शायद सुना होगा कि उस दौर के जो राजा थे, वो राजा का अपना एक रुतबा जनान खाने में वो कितनी विमेंस को रखते हैं उसके ऊपर उनका जो प्रेस्टीज था वो डिपेंड करता था। उस जमाने में 17वीं सदी में, यानी 1650 से लेकर 1678 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस जमाने में जो है स्त्री को जो है गुलामी की नजर से देखा जाता था, स्त्री को दास्यता की नजर से देखा जाता था। तो शिवाजी महाराज जो है ऐसे पहले छत्रपति थे, ऐसे पहले कल्याणकारी राजा थे कि उनके राज्य में या उनके दरबार में स्त्री का महत्व बहुत ऊपरी लेवल पे था। ऊपरी लेवल पे इसलिए था कि शिवाजी महाराज के गुरु बोलते हैं कि रामदास स्वामी हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो शिवाजी महाराज के गुरु थे जीजाबाई। तो उन्होंने स्त्री के कार्यों की महत्ता जो है, स्त्री के कार्य की महत्ता जो है या स्त्री का समाज के अंदर का सहभाग। एक राजा अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, एक राजा अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा। यस। तो स्त्री की महत्ता को आज एक लेक्चर हुआ हमारे विद्यापीठ में। प्रोफेसर प्रतिभा अहिरे नाम के एक विद्रोही कवि यत्री थी औरंगाबाद से, उनका लेक्चर हुआ। तो उन्होंने बताया कि स्त्री की महत्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के नजर में क्या थी और वो स्त्री की महत्ता को समाज के विकास में क्या योगदान है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज भली भांति जानते थे। तो उस दौर में जहां विमेंस को, जहां स्त्रियों को, जहां महिलाओं को दास्यता की नजर से देखा जाता था, उस दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मतलब विमेंस को एक अलग तरीके का दर्जा समाज में दिया। ऐसा हमें जब हम हिस्ट्री पढ़ते तो ऐसा हमें मतलब दिखता है।
So he was, apart from political, reformer, he was a great social reformer as well in terms of protecting the rights of the women. एंड ये चीजें महात्मा फुले जी और बिकॉज ऑफ दैट महात्मा फुले जी, मतलब बाबा साहब ने अपने गुरु महात्मा गांधी, सॉरी महात्मा फुले और कबीर जी को और बुद्धा को बताया, लेकिन महात्मा फुले जो है उनकी प्रेरणा स्थान शिवाजी महाराज, और कहीं ना कहीं महात्मा फुले जी का जो कार्य है विमेंस के लिए, इट वाज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड बाय द वेरी वर्क ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज ड्यूरिंग दोज डेज। मतलब महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया कि उस जमाने में कहते हैं कि अहिर मैडम का एक लेक्चर हम लोग आपसे शेयर भी करेंगे, तो उन्होंने ये बताया कि उनके दरबार में किसी सूबेदार या किसी राजा का हारने के बाद उस सूबेदार की जो विधवा थी उनको पेश किया गया, और उन्होंने साड़ी और जो चोली बोलते हैं उसको देके बड़े सम्मान से उन्होंने अपने दरबार में उस महिला का मतलब he had conserved the chastity of that woman during his tenure. तो और एक मजे की बात मैं बताना चाहूंगा कि एक बार हमारे एक औरंगाबाद के ही उमेश बगाड़े हिस्टोरियन है, उन्होंने बताई थी कि सबसे पहले टाइपराइटर जो आया भारत में वो पोर्तुगीजों ने लाया, और ये टाइपराइटर को शिवाजी महाराज ने उसकी महत्ता को जानते हुए कि टाइपराइटर को पोर्तुगीज से शिवाजी महाराज ने कुछ पैसे देके उन्होंने खरीदा था। तो देखिएगा कि उस जमाने में जब लिखावट का, जब दस्तावेज बनाने का मतलब इतना विकसित तरीका नहीं था, वो जानते थे कि इसकी महत्ता को क्या जानते थे, तो उन्होंने उस जमाने में पोर्तुगीज लोगों से एक टाइपराइटर खरीदा था अपने दरबार के लिए। तो इस तरह के दूरदृष्टि के विजन वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए काम किया। साथ साथ बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर ही हैज बीन वर्कड फॉर क्रिएटिंग वेलफेयर सोसाइटी। और देखिएगा कि उनके दरबार में सबसे ज्यादा जो थे मिश्रित वर्ग था, including the Mohammedans were the people who have strongly served the शिवाजी महाराज। जैसे कि उनका फ्लीट नेवी का फ्लीट था, शिवाजी महाराज को कहते हैं कि ही इज द फादर ऑफ नेवी इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो उनका नेवी का जो हेड था वो एक मुस्लिम था। इस तरह से शिवाजी महाराज के दरबार में जो है मतलब there was absence of inequality in terms of representations to the all kinds of all strata of peoples, right from Muslim to scheduled caste to scheduled tribe to nomadic tribe। मतलब उनके जमाने में नोमैडिक ट्राइब वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड पीपल, जो शायद मेरे ख्याल से धीमंत मोहन चौहान सर इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि नोमैडिक ट्राइब वाज द स्पाई विंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। जो गुप्तहेर का विंग था, it was very much controlled by the nomadic tribe people of present day। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ये सर्वधर्म समभाव में, और अपने जो उनका जो मंत्रिमंडल था, इट वाज इंक्लूसिव ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट ऑफ द सोसाइटी। और इस तरह से उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट प्रस्तावित करने की कोशिश की। ही वाज द फर्स्ट इंडियन किंग
who thought of to have welfare state, मतलब कल्याणकारी समाज की संकल्पना जो है शिवाजी महाराज जी ने उस 17वीं सदी में, मतलब 17वीं सदी के मिड तक उन्होंने वो संकल्पना की थी। इवन फॉर द फार्मर्स, मतलब अभी जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में अगर दुष्काल हुआ तो सीड्स प्रोवाइड किया जाता था। जो जो किसान है उनको वो सीड्स देते थे। तो इस तरह से उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो पॉलिसीज है टुवर्ड्स द फार्मर्स, it was again very sustainable policies he has been implemented, right from providing seeds to carrying out even the irrigation for the farmland of the farmer. So such was the great and great thing that Maharashtra have endowed with, and I hope कि शिवाजी महाराज की जो पॉलिसीज हैं महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, किसान के प्रोटेक्शन, इवन फॉर मेंटेनिंग द इक्वालिटी इन सोसाइटी एंड क्रिएटिंग हार्मोनियस एनवायरनमेंट इन द सोसाइटी, इट वाज very aspiring and inspiring for us. So this was the things that I would like to share with you today. Thank you very much. पिछली डिस्कशन का ब्रीफ पंडित चौहान जी थे, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें ताकि आज के डिस्कशन को अनिल डोंगरे साहब के प्रेजेंस में आगे बढ़ाया जा सके। प्रोफेसर पंडित चौहान। यस सर, पिछली बार जो एकेडमिक ग्रुप की जो बैठक हुई थी, ये बैठक के अंदर एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कशन किया। ये डिस्कशन के अंदर ये एजुकेशन पॉलिसी के 2-3 स्टेप्स, एक तो एजुकेशन पॉलिसी के वजह से हमारा जो ग्रुप का स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, ये स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर जो तबका एजुकेशन से दूर रहता है, जो गरीबों को एक तो गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। हमारे एजुकेशन के अंदर जिन लोगों ने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, वो लोग तो कहीं जगह प्राइवेट स्कूल में जाने में, अपने बच्चों को भेजने में पात्र हुए हैं, मगर मेजॉरिटी 85 to 90% पीपल हमारे जो बहुजन समाज के है वो गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर डिपेंड है। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट रोल, एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम करने की और प्राइवेट के हाथ में देने की ये पॉलिसी की ये बातें है। उसके बाद जो रिसर्च के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी इनरोलमेंट का रेशियो है, वो बताने के लिए इन्होंने जो काम करने का एक तो बात तो बताई है कि हम एनरोलमेंट रेशियो 50 तक बना देंगे, मगर वो अभी 16 के आगे नहीं गया है। और ये पिछले कई दिनों से यही चलता है कि हम 30 बना देंगे, हम ये कर देंगे। टारगेट तो बहुत बड़ा रखा जाता है, मगर वो टारगेट को अचीव करने के लिए जिस लेवल की पॉलिसियां, जिस लेवल की एक्शन या जिस लेवल की फंडिंग सपोर्ट होनी चाहिए, वो सब बातें होती नहीं है और खाली ये बातें चर्चा के डिस्कशन के लेवल पे ही रह जाती है। ये बातों का भी जिक्र हुआ। और हम जो एजुकेटेड लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग, हम अभी जो जॉब करके सर्विस से बाहर निकले हैं, हम वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक फ्रूट्स लेने वाले हम फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन लेके बाहर पड़े हुए लोग जो है, इन्होंने भी एजुकेशन के बारे में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है और इनका भी इनके अंदर इंट्रोडक्शन होना, इन्होंने भी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर खुद को पाना
और हम जिस रास्ते से आए हैं, जब अभी आज मैं 58-7 का हूँ, तो जब मैं 7th क्लास में या था, 6ठी क्लास में, 5 क्लास में था, मैं किस पोजीशन पे था वहां पे, और आज भी वही पोजीशन पे बहुत सारे लोग हैं। फिर वो लोगों के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आज मेरी जगह सोच रहा हूँ, मगर मैं जो आज से 40 साल पहले जिस जगह पे था, उस जगह के बारे में मैं तो नहीं सोच रहा हूँ, या आज से 50 साल पहले मैं जिस जगह पे था, वो जगह के मैं नहीं सोच रहा हूँ। अगर हमारे एजुकेटेड लोग वो दिशा से अगर सोचे कि हम खुद को 50 साल पहले की अवस्था में ले जाके सोचे, और आज भी वो अवस्था में हमारा मेजोरिटी पॉपुलेशन पड़ा हुआ है, उस पॉपुलेशन को डायरेक्शन कैसे दिए, ये सब बातें लेके हमने डिस्कशन किया था। डोंगरे साहब के इंफॉर्मेशन के लिए मैं इतने बातें कहूँगा। थैंक यू सर। Over to Mahendra Thora ji, conduct this further. Yes, sir. Thank you. सर, सभी को रिक्वेस्ट है कि हम पहले एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा करेंगे, वो इसको कंटिन्यू करके अभी डॉक्टर चौहान सर ने हमें इंट्रोड्यूस बताया मिस अबाउट द लास्ट मीटिंग व्हाट वी डिस्कस, तो दैट डिस्कशन विल बी कंटिन्यूड इन दिस मीटिंग आल्सो. आई विल रिक्वेस्ट मोहन चौहान सर. जय भीम सहकारियों. जय भीम सर. आज जो भी ये पॉलिसी लेबर की पढ़ रहा था, उसमें दो बात मेरे ध्यान में आई. एक बात तो जो वोकेशनल कोर्सेस इन्होंने इंट्रोडक्शन किया है, और ये जो वोकेशनल कोर्सेस है, यानी उससे ये इंडिकेट होता है कि लोहार का बेटा लोहार बनेगा, सुतार का बेटा सुतार बनेगा, यानी इट मेंटेन द कास्ट विद द हेल्प ऑफ योर वोकेशनल कोर्सेस. और ये बच्चा वोकेशनल कोर्सेज पढ़ के उसकी एक लिमिट के ऊपर नहीं जाएगा, हायर एजुकेशन तक नहीं जाएगा. एक बात मेरे ध्यान में ही. दूसरी बात, बाबा साहब ने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में जो बोला, लेबर एक क्लास में होते हुए लेबरर का क्लासेस में ही विभाजन ये एजुकेशन पॉलिसी से हो रहा है, ये दूसरी बात मेरे ध्यान में आई. इसलिए साथियों, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो वोकेशनल का हमें जो दायरा बताया जा रहा है, और वो वोकेशनल कोर्सेस में जिस ढंग का, यानी यदि आज हमारा बच्चा कोई यानी कारपेंटर पढ़ने जा रहा है या वो लोहार का काम पढ़ने जा रहा है, तो वो कास्ट मेंटेन करेगा. और वो जो हम लेबरर की बात करते हैं, तो लेबरर का क्लासेस जो बाबा साहब ने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में कही, वही बात ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताई जा रही है, और ये मेंटेन करने की बड़े पैमाने पे इनकी कोशिश है, ये मुझे लगता है. क्योंकि मैं आज जिस चीज में पढ़ रहा था, तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि भाई ये जो पीछे मैंने कुछ पॉलिसी भी, एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ी थी, और लेबर की पॉलिसी जब पढ़ रहा था, तो इसमें ये बात मेरे बड़े पैमाने में ध्यान में आई कि भाई ये जो है कास्ट सिस्टम टिकाए रखना, और लेबरर में लेबर क्लास में, इसमें भी कास्ट के क्लासेस में विभाजन करना, ये सबसे बड़ी बात ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है. और यहाँ जो बच्चा वोकेशनल कोर्सेज पढ़ के जाएगा, उसके हायर कोर्सेज के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, ये दूसरी बात उसमें दिख रही है. इसलिए जो बच्चा, अब एक तो जो कॉमन मैन जो है, लिमन जो है, हम जो बोलते हैं कि भाई उसका बच्चा हायर एजुकेशन में किस ढंग से जाएगा. जब आपने KG to PG तक का ऑटोनॉमस कर दिया है, और उस ऑटोनॉमस में ये पॉलिसी जब भी इम्प्लीमेंट चालू होना हो जाएगा, तो मेरे पास पैसा है, मैं आज अच्छी लेवल में हूँ, जो कॉमन आदमी आज जो एक मिडिल अपर क्लास पैदा हो गया है, ये मिडिल अपर क्लास अपने बच्चों को वहां डाल पाएगा, थोड़ा सा पैसा है तो. लेकिन जो 85% लोग है, या 90% बोलेंगे तो चलेगा, 90% लोग अपने बच्चों को यहाँ जगह पे नहीं डाल पाएंगे. इसलिए आने वाले पीरियड में यहाँ स्लावरी कैसे कायम रखा जाए, ये पॉलिसियां इंट्रोड्यूस हो रही है. इसका हमने बहुत बड़ी बारकाई से, बड़े ध्यान से हमें इसको अध्ययन करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. डॉक्टर रमेश राठौड़ सर. हेलो. हाँ प्लीज सर बोलिए. जमीन सर. हाँ जमीन सर बोलिए. सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ. ओके सॉरी सर. उससे बात कर रहा हूँ, मैं बेड पे सोया हुआ. ठीक है. टेक केयर सर. टेक केयर. डॉक्टर. ओके. हाँ सर.
झाला सर, प्रोफेसर झाला सर फ्रॉम गुजरात, प्लीज सर. सर मेरे पास कंटेंट नहीं है। हेलो। हेलो सर. हाँ, बोलने के लिए कंटेंट नहीं है मेरे पास। नहीं सर, हमने बहुत बार डिस्कस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. आपका व्यू आप रखिए इन ब्रीफ. सर मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी। ओके 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 सर. तावरे मैडम, डॉक्टर राजेश्री तावरे. जी सर. हाँ प्लीज मैम. न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैंने बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी नहीं है, पर कुछ मैंने सेमिनार और वेबिनार को मैंने ज्वाइन किया है. तो उसके दृष्टि से मैंने देखा कि अभी वो वोकेशनल के लिए चौहान सर ने बहुत अच्छी तरह से बात कही कि वोकेशनल के स्टूडेंट हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, और ये बहुत बड़ी बात है. मुझे अभी ध्यान में आई कि भाई ये भी हो सकता है क्या, इससे भी क्या कास्टिज्म या फिर कुछ जो हमारे बहुजन के जो बच्चे हैं तो आगे पढ़ नहीं सकेंगे या फिर कुछ समझ नहीं सकेंगे. तो फिर क्या मुझे ये प्रश्न खुद ये पता चला कि भाई इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी चाहिए और अधिक इसमें रिसर्च होना चाहिए. और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि इन सब में आपने हमको जोड़ा है, और इसके साथ ही और चर्चा करने के लिए मैं भी खुद और भी इस नई शिक्षा नीति को और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करूंगी. बहुत-बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू मैम. डॉक्टर जी. सुरेश बाबू सर, प्लीज सर. जय भीम सर. सर अनम्यूट, आप म्यूट है सर. हाँ सर. हाँ थैंक यू सर. या मैं आज बहुत देर से ज्वाइन कर पाया, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया मैंने. आज का मैं कंटेंट तो नहीं सुन पाया मैं, और जो एजुकेशन पॉलिसी पर जो मेरे बैकग्राउंड में है जो उसको मैं समझ पा रहा हूँ उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा सर. यस सर, प्लीज सर, वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. हाँ, तो जो वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें पहले भी सर ने चर्चा, पी.आर. अम्बेडकर साहब ने भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया, इवन देन हमारे अनिल डोंगरे साहब ने भी बताया कि एजुकेशन पॉलिसी हमारे बहुजन्स के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं है. इससे हमारे बहुजन्स को बहुत हानि होगी, और हम जिस तरीके से हम अपने बहुजन्स को अपनी जो डिग्निफाइड लाइफ है, उनको जो उनका जो स्टेटस है उसको एक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा इसमें. वैसे एजुकेशन पॉलिसी तो शुरू से ही हमारे बहुजन्स के हित में नहीं थी, और उसके जो कंटेंट्स थे वो लगभग उनका मोटा सा ये था कि बहुजनों को शिक्षा से कैसे दूर रखा जाए है. और इसमें बहुत क्लियरिटी के साथ इन्होंने किया है कि एजुकेशन को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए हैं, और एजुकेशन जो कंट्रोल करने के लिए जो कमेटीज, जो आपकी जो जितने भी आपके बोर्ड या जितने भी आपके मैनेजमेंट वो बनेंगे, उसमें बहुजन्स की भागीदारी का कहीं चर्चा नहीं है. अगर कोई भी मशीनरी तैयार होगी, जैसे यूनिवर्सिटीज को सिंडिकेट रन करेंगे, सिंडिकेट्स बनेंगे, जो अभी तक मैनेजमेंट बोर्ड हुआ करते थे, अब वह सिंडिकेट इंडस्ट्रीज भी उसमें जाएंगे. आपके बहुत सारे बहुत बाहर के लोगों को लेके आएंगे, तो और उसमें ये नहीं बात किया जाएगा कि बहुजन समाज के लोगों की इनमें भागीदारी होगी कि नहीं होगी, उसकी चर्चाओं में नहीं है. तो ये पूरी तरह से हम बहुजन्स को बाहर रख करके, बहुजन्स की चीजों को न समझते हुए, बहुजनों को के प्रोग्रेस, उनकी प्रॉब्लम्स को कंसीडर न करते हुए भी ये इस तरीके की पॉलिसी डिजाइन की गई है. तो सर ने भी जैसे बताया कि अभी एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी जो NEP 2020 है, उसमें एक अम्बेडकर एजुकेशन पॉलिसी के रूप में कुछ कंटेंट्स दिए हैं कि हमारे बहुजन्स की एजुकेशन के लिए ये चीजें जरूरी हैं. अगर ये चीजें होंगी तब हमारे बहुजन्स जो आज भी 3000 साल से अपनी डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आज भी उनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, और आज भी वो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. तो इन चीजों को पाने के लिए हम एजुकेटेड, जो भी सो कॉल्ड एजुकेटेड है, हम जो भी PVSP ग्रुप के माध्यम से जो भी लोग हैं, इनको बहुत एक्टिवली, बहुत हाई अलर्ट के साथ जो है चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे बहुजन समाज के लोग इसमें वो करें. तो जो इनका जो दौर है
जो जो एजुकेशन है इनका, ये बिल्कुल बहुजन्स के जो है सपोर्ट में नहीं है। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आप उसके उसके ऊपर जो है सेकेंडरी एजुकेशन ले लीजिए या यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले लीजिए। ये और एजुकेशन को बेसिकली एजुकेशन इजी होनी चाहिए, एजुकेशन सभी के अप्रोचेबल होनी चाहिए, एजुकेशन सेम होनी चाहिए। यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में एजुकेशन का पैटर्न अलग है, तो कैसे एक इक्वलिटी मेंटेन होगी, कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज मेंटेन होंगी, कैसे ह्यूमन लाइफ मेंटेन, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, वो कैसे मेंटेन होंगी। तो जो दो तरीके की एजुकेशन है, यही इनइक्वलिटी का दौर है, और यही इनइक्वलिटी की वजह से भारत में समानता नहीं आ सकती, संविधान भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। तो शिक्षा का एक जो बेसिक जो फंडामेंट्स है, वो लॉजिक होनी चाहिए, आपकी मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स होना चाहिए, और जो 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 जिन इंसानों को जो जो ह्यूमन बिल्डिंग का जो वो है, वो लाइट माइंडेड एटीट्यूड्स में विकसित होना चाहिए। तो जो आज वर्तमान का जो स्वरूप है, ये इन सब चीजों से वंचित है, इन चीजों का समावेश नहीं है। एज ए होल देखेंगे तो बहुत होलिस्टिक तरीके से उन्होंने एजुकेशन में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रूप में वो ऐसी नहीं है। तो हम जो मैं समझ पा रहा हूँ उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी और लोग भी हैं, वो भी अपने तौर तरीके से बताएंगे। सभी लोगों को मेरा जय भीम नमो बुद्ध है। सॉरी आज मैं बहुत देर से आप लोगों के बीच में आ पाया। थैंक यू सर, इट्स ओके सर, थैंक यू। अनीता मैम, कस्बे मैम, आप अनीता कस्बे मैडम। कस्बे मैडम, ओके। नाहर सिंह सर, नाहर सिंह सर, सर। सर आप कुछ अपना व्यू रखना चाहते हैं सर? नहीं सर, आज कोई व्यू नहीं ऊपर रखेंगे। हाँ सर, मैं प्लीज सर। देखिएगा कि अभी मेरे ख्याल से अकेडमी ऑपरेशन की ये 6ठी मीटिंग है। हाँ संतोष, ये 6ठी मीटिंग में भी व्हाट नेक्स्ट, ये सवाल अभी भी हमारे जहन में। हमने कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सजेशंस के रूप में दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट। दो 2024 में जब ये गवर्नमेंट फिर से आएगी, हम एक्सट्रीमिटी पे मान के चलते कि यह गवर्नमेंट फिर से आएगी, और ये गवर्नमेंट आने के बाद जो है ये 2024 के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि 50% अगर जीआर बढ़ाना है तो 15 साल में कम से कम उन्हें इस गवर्नमेंट को 800 नई यूनिवर्सिटीज बनाना पड़ेगा। ये हम लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्स में भी दिया है कि जीआर जो अभी सर ने कहा था, पंडित सर ने कहा था कि 16% है, मान के अभी ऑन एन एवरेज अभी जीआर जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुजनों का कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो 21% है आज की डेट में, और उसे 40-42% मतलब 50% उसको बढ़ाना है। तो आज के कंडीशंस में हमारे यहाँ जो है करीबन 780 प्राइवेट, पब्लिक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, और 40,000 कॉलेजेस है। तो 15 साल में अगर जीआर 50% करना है तो नई 800 यूनिवर्सिटीज को लाना अनिवार्य बन जाता है, क्रम प्राप्त बन जाता है, जो भारतवर्ष में
अगर ये गवर्नमेंट है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल क्या है कि ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी अगर ये गवर्नमेंट आती है तो 2024 में, और ये मान के चलते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन और मोडस ऑपरेंडी हम ये सोच के बनाएंगे कि ये गवर्नमेंट आने वाली है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होने वाली। अब ये इम्प्लीमेंट होने वाली है तो सबसे पहला खतरा जो है इस देश के अंदर एजुकेशन का सैफ्रोनाइजेशन होगा, संस्कृताइजेशन होगा, संस्कृताइजेशन होगा, बराबर। वो कैसे संस्कृताइजेशन होगा कि वो कहते हैं कि मतलब हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर है, अगर उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में लिखा गया है, बराबर। हालांकि they didn't prove it but they present it। और आज मैंने कहीं पढ़ा है कि the RSS chief he emphasized on rewriting the history of India, रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने उसके ऊपर मतलब ये दिया है बहुत ज्यादा, आज कहीं उन्होंने बात कही है। इसका मतलब ये कि 2024 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो उनको 800 नई यूनिवर्सिटीज बनाना पड़ेगा। 800 यूनिवर्सिटी के साथ अगर स्कूल की बात करते हैं तो हर हफ्ते उनको हर स्कूल में 50 जो स्कूल बनेंगे, हर हफ्ते जो है 50 हेडमास्टर को उनको नियुक्ति करना पड़ेगा हर हफ्ते अगले 15 साल तक। इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म अभी नियर फ्यूचर में या 2024 तक या उसके 10 साल के बाद तक भी मुझे इंडिया के अंदर मतलब ये गवर्नमेंट का विल जो है उसमें वो विल के अंदर दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। अब जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये उनके पास एक मैकेनिज्म नहीं है। इट मीन्स दैट दे वांटेड टू शटर the entire education system of our country and they wanted to corrupt the mind of young people of this country। आप मतलब 2024 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशंस होते ही और ये गवर्नमेंट फिर से अगर री इलेक्ट होती है तो सिलेबस जो है इट विल बी सैफ्रोनाइज्ड सिलेबस। there will be there will be no gist of very purpose of education। एजुकेशन का पर्पस अगर आप बहुत ब्रॉड माइंड से देखते हो, द वेरी पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस, इट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस टू द यंग माइंड। तो क्या बहुजनों की नस्ल 2024 के बाद करप्ट होने वाली है? क्या वो नेस्ता नाबूद होने वाली है? तो इसका हाइपोथेटिकली उत्तर आता है अगर एनईपी शुरू होती है और एनईपी में रैशनल माइंड से करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं होता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो एनसीईआरटी जो बना रही है उसमें वेरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस to the pupil or to create the like-mindedness or common understanding। अगर ये गोल नहीं है तो समझो 2024 के बाद जो पहली कक्षा में जाएगा वो 2000 पहली कक्षा में जाएगा तो वो 12वीं मतलब पास होगा, उसके 9 मतलब 11 साल, 11 मतलब 8 और 3 11 मतलब 2035 में जो है वो सज्ञान बनेगा। तो 2035 के बाद की जनरेशन जो है साथियों, सहयोगियों,
वो 2035 के बाद की जो जनरेशन जो है वो माइंडली सोचने की कला में पंगु रहने वाली। मान के चलिएगा कि ये पॉपुलेशन 2024 में जो पहली कक्षा में जा रहे हैं, अगर ऐसा कैलकुलेशंस करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में वो 18 करोड़ है वो लोग जो प्राइमरी एजुकेशन में इन्वॉल्व है, बराबर। तो 2024 में मतलब 2035 में जब वो 18 साल का या पोस्ट ग्रेजुएट होगा 2038 में, तो 2038 में पोस्ट ग्रेजुएट होने वाला इंसान जो है उसके अंदर फोरसाइट ही पैदा नहीं हुई होगी, और ये फोरसाइट जो है बहुजनों के बच्चों के अंदर पैदा नहीं हुई होगी। तो मैं जो हमेशा ये स्टेटमेंट करता हूं ना कि हर जो डेवलपमेंटल प्रोसेस 30 साल के बाद चेंज होती है, वो ये कैलकुलेशंस देख के मैं मतलब प्रिडिक्ट करता हूं। मतलब it has been proved by the social scientists that every developmental process they tend to change after every 30 years। मतलब 2038 में जो 18 से 20 करोड़ जो अभी जो है वो 53 करोड़ है, 138 करोड़ में 53 करोड़ जो यंग पॉपुलेशन है वो इन द एज ऑफ 18 to 35 के एज में 53 करोड़ है आज के परिप्रेक्ष्य में। कम उम्र 2038 में यही फिगर जो है रहने वाली है, लेकिन आज का जो इस एज का जो यंगस्टर है और उस दौर के 2038 के बाद का जो यंगस्टर होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि सोचने समझने की जो फोरसाइट करने की जो स्किल है, वो उस स्किल का अभाव जो है उस जनरेशन में रहने वाला है। तो फिर सहयोगियों हमारा कार्य क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बावजूद भी बहुजन समाज का 2038 में होने वाला बच्चा कैसे होगा, ये अभी से हमें सोचना पड़ेगा। हम जो 10,000 ट्रेनर की बात करते हैं, हम बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि इसका एम क्या है, एकेडमिया ऑपरेशन का एम क्या है, या लीगल ऑपरेशन का एम क्या है, या एडमिन ऑपरेशन का एम क्या है। ये जो जितने भी विंग्स बने हैं, ये सवाल बार बार हम लोगों के जहन में भी आता है और इसके साथ मीटिंग्स में जुड़ने हुए लोगों के सामने भी ये जहन में ये सवाल आता है कि इसका एम क्या है। तो साथियों, हम लोग जो 10,000 ट्रेनर बनाने की बात करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम स्कूली शिक्षा के अलावा क्या हम ऐसी मैकेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार भी बहुजन का बच्चा हर गांव में, मैंने जब बात की थी कि हम लोगों ने उसमें पिछले बार जो मीटिंग में जब मैं आया था तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, तो मैंने कहा था कि बहुजन समाज ने जो सक्षम है वो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश करे, और 5,335 जो है तालुकाज है टोटल, उसमें हर एक तालुका में अगर एक स्कूल खोलते हैं तो बहुजन समाज का जो है 5,335 स्कूल शुरू हो सकते हैं। और ये ताकत हम लोगों में इकोनॉमिकली सक्षम लोग है, वो सक्षम लोग जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण कर सकते हैं। तो मेरा मतलब हमारा कार्य क्या है, ये सवाल जब हर एक ऑपरेशन में पूछा जाता है तो हमारा कार्य ये है कि अभी एकेडमिया ऑपरेशंस की अभी हम स्पेसिफिक टू वी स्टिक टू एकेडमिया ऑपरेशन, एंड if we ask ourselves if this national education policy implemented in 2024, so how we can make the youngster of Bahujana
sustainable for future years, say for example for the year 2038, क्योंकि वो तो स्कूल में जाना है, स्कूली शिक्षा से उसको हम महरूप नहीं रख सकते। डिग्री कमाना है उसको 5+3+3+4 ये स्टेजेस से उसको तो जाना है। ये स्टेजेस से जाते हुए भी हमारा बहुजन समाज का जो युवा है, वो युवा ये फोरसाइट की प्रक्रिया को कैसे डेवलप करे, ये लाइक माइंडेडनेस की प्रक्रिया को कैसे डेवलप करे, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया को कैसे डेवलप करे। क्योंकि मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीड टू फर्दर एक्सपीरियंस, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, ये इसके लिए सबके लिए ये लागू होता है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीड टू फर्दर एक्सपीरियंस। अगर वीक एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस की चेन जो है टूट जाती है, एक्सपीरियंस पाने की प्रक्रिया जो है, सीखने की प्रक्रिया जो है वो टूट जाती है। सीखने की प्रक्रिया अविरत, रिलेंटलेसली, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन रिलेंटलेसली just minute. Yes. So the process of education relentlessly going on if it provides the strong experience. जहां वीक एक्सपीरियंस आया वहां लर्निंग करने की प्रक्रिया को छेद होता है, वो टूटती है। तो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीड टू फर्दर एक्सपीरियंस, फर्दर एक्सपीरियंस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ sensitivity and responsiveness, and sensitivity and responsiveness lead to individual efficiency, and individual efficiency lead to social efficiency. तो अभी सवाल ये आता है सहयोगियों कि 5+3+3+4 की स्टेज में वो जाने वाला है, ऐसा मान के चलते हमारा बहुजन समाज का यंगस्टर है। ऐसी स्थिति में भी उसे हम सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं, उसकी इफिशियंसी को हम कैसे बनाएं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम स्कूली शिक्षा, अपार्ट फ्रॉम मिडिल लेवल शिक्षा, अपार्ट फ्रॉम वोकेशनल एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम the skill based education, it is our responsibility, it is the responsibility of us to create the youngster or young mind with a strong experience, with like-mindedness, with common understanding, और उसको हैबिट्स, एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए अकेडमिया ग्रुप का बहुत बड़ा रोल बनता है। तो ये फिर ये लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी 12 लोग जुड़े हैं, तो 12 लोग जो है 2024 के बाद 12 लोग में से हर एक का काम ये रहेगा कि हर संडे को जब भी समय मिलता है, हर वीक को जो है स्कूली शिक्षा के अलावा उसके अंदर एटीट्यूड कैसे फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर उस हैबिट का निर्माण कैसे होगा जो लाइक माइंडेडनेस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग और रैशनल माइंड का, रैशनल सोच का, वो फोरसाइट की जब हम बात करते हैं तो फोरसाइट का निर्माण कैसे होना चाहिए, इसका वो हर संडे को या हफ्ते में एक दिन जो है अपार्ट फ्रॉम स्कूली शिक्षा से वो सीखेगा, और ये हमारा कर्तव्य बनता है साथियों। तो इसलिए हमें 10,000 ट्रेनर्स की आवश्यकता है। वो 10,000 ट्रेनर्स जो है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट जिनको पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है वो पॉलिटिकल्स में जाए, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम लोग जो है उसको ये सारी एट्रीब्यूट जो मैंने बताया है कि हर वीक जो है, हर हफ्ते जो है उसका माइंड जो है
वो जो सीख के आएगा, जो कंटेमिनेटेड माइंड होगा, उस कंटेमिनेटेड माइंड को जो है हम हर संडे, हर सैटरडे, हफ्ते में एक दिन जो है उसको वॉश करेंगे। और ये वॉश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, और यही हमारा एम है। मतलब हर समय ये सवाल पूछा जाता है कि इसके बाद क्या है, अकेडमी ऑपरेशन का बाद क्या है। तो अगले फ्राइडे का एम जो है, अभी क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लोगों ने मतलब उसके अलग अलग पहलुओं को डिस्कस किया, उसके डिसएडवांटेज को डिस्कस किए, उसके आने वाले रिपरकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किए। वो रिपरकेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें आने वाले दिनों में मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या पहुंचाना है, इसके ऊपर विचार करना है। करते वक्त जो है साथियों, सहयोगियों, तीन चीजें आप अभी जो है मतलब आने वाले 3 या 4 वीक में हम लोग जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। अगला जो फ्राइडे है, वो फ्राइडे को हम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का चैप्टर नंबर 8 जो है एम इन एजुकेशन, ये एम इन एजुकेशन को एक मिनट, एम इन एजुकेशन पेज नंबर 100, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। जिसके पास डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नाम की बुक नहीं होगी, वो बुक डाउनलोड करो, ये फ्रीली एजुकेशन, ये किताब जो है फ्रीली अवेलेबल है। अभी इसके अंदर कितने पेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेज का चैप्टर है। तो आज जो है 12 लोग आए हुए हैं, 12 लोग में से ये एक एक पैराग्राफ सब पढ़ के आएंगे। मतलब सारा का सारा आप तो वो चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन हर कोई, जैसे कि मैं जो है पहले 2 पैराग्राफ्स पे ऊपर मैं मेरे वक्तव्य रखूंगा, और उसको मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ना है। देखिएगा कि ये बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि हम ये स्टेटमेंट करते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसको रिलीजियस एंगल से देखा जाता है। इसको रिलीजियस एंगल से मत देखो, ये वास्तविकता से देखो कि हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो पिछले जन्म की बात या धार्मिकता की बात नहीं कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट जब मैं कहता हूं तो हमेशा आप ये याद रखिएगा कि सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होती है, ये सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होती है, इसके साथ जो है ये स्टेटमेंट बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। बहुत हद तक नहीं, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है कि हमारे कर्मों का फल जो है हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये स्टेटमेंट हमारे पहले के कर्मों का नहीं। देखो सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होती है, इसके साथ इस स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत बार ये आप लोगों को बताया। सर मैं 5 मिनट और ले सकता हूँ? लीजिए फुल से। हाँ, सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होती है इसका मैंने बार बार विवेचन किया है, जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के चैप्टर 1 का सार है। सोसाइटी एग्जिस्ट 2 तरीके से होती है। सोसाइटी एग्जिस्ट थ्रू रिप्रोडक्शन, बराबर, बट ओनली मियर रिप्रोडक्शन इज नॉट सफिशिएंट। फिर सोसाइटी एग्जिस्ट करने के लिए मियर फिजिकल ग्रोइंग अप, mere mastery of bare necessity of sustenance will not suffice to reproduce the life of the group. मतलब रिप्रोडक्शन ही सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन के साथ साथ क्या जरूरी है, मैंने पहले बताया था आपको कि उसके साथ साथ जरूरी है there should be transmission occur by means of communication of habit of doing, thinking, feeling from
ओल्डर टू यंगर। अभी ये देखिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ हैबिट, transmission occurred by means of communication of habit of doing, thinking, feeling from older to younger। अब ये doing, thinking, feeling क्या है? ये भी मैंने कहा था कि जो इमेच्योर है, एंगर जो है, एंगर जो होता है वो इमेच्योर होता है, तो एंगर से पास क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग फ्रॉम ओल्डर टू यंगर। ये क्या ट्रांसमिट होता है? कस्टम ट्रांसमिट होता है, इंस्टीट्यूशन ट्रांसमिट होता है, बिलीफ ट्रांसमिट होता है, विक्टरीज, डिफीट्स, रिक्रिएशन, ऑक्यूपेशन, हैप्पीनेस, आइडियाज, होप, मिजरी, प्रैक्टिसेस, हेल्पलेसनेस, सोशल स्टैंडर्ड। ये रिप्रोडक्शन के साथ साथ सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए ये ट्रांसफर होता है किससे? फ्रॉम ओल्डर टू यंगर, बराबर, फ्रॉम ओल्डर टू यंगर। अब मेरा स्टेटमेंट क्या है कि हम जो कर्म करते हैं, ये कर्म जो है नॉलेज के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, बिहेवियर के माध्यम से, ट्रेडिशंस के माध्यम से, रिचुअल्स के माध्यम से, समटाइम्स इट ट्रांसफर फ्रॉम ओल्डर टू यंगर। तो फिर ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये उस यंगर के बिहेवियर को भी या उसके पर्सनालिटी को भी शेप करने में कारगर हो, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप जो बोगे वही आपकी यंगर जनरेशन जो है वो वैसी नर्चर होगी। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कि आपके कर्मों का फल जो है, अगर आप रिस्पॉन्सिव है तो आपका यंगर भी रिस्पॉन्सिव रहेगा। आप अगर हैबिट को फॉर्मेशन करने की कर्म आप अपने घर में करते हैं तो आपका बच्चा भी वैसे लर्न करेगा। एंड ये चीजें जो है एकेडेमिया ऑपरेशन का यही काम है, ये एम है, ये कर्तव्य है कि 2024 के बाद समझो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हुई और हो रही है, ऐसा मान के चलता हूँ कि 99% जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। तो हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये गोल है, हमारी ये प्रायोरिटी है कि उनके माइंड को जो है हर वीक जो है, एक वीक सफिशिएंट होता है माइंड की इम्प्यूरिटी को क्लीनिंग करने के लिए। अभी इम्प्यूरिटी क्लीनिंग करने के लिए हमें वैसा समाज का तबका एकेडेमिया ऑपरेशंस के माध्यम से, पीवीएस के माध्यम से, लीगल सेल के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटिव सेल, एडमिन ग्रुप के माध्यम से क्रिएट करना पड़ेगा। और ये ही हमारा एम है। काउंटर प्रोडक्टिव, सॉरी उसको क्या बोलते हैं कि काउंटर एक्टिव, उसको एक शब्द है प्रोएक्टिव। इट इज वेरी pertinent, it is very imperative at this stage that we must have to think about proactively. So proactive state is to organize हर गांव में, समाज के 5 लाख से 6.5 लाख गांव है, हम ये टारगेट रखते हैं कि आने वाले 10 साल में पीवीएसपी का कार्य, चाहे हम कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन हमारा कार्य ये है कि पीवीएसपी जो है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो ट्रेनर्स है, उनके माध्यम से 6.5 लाख गांव में जाए, जहां बहुजन का एक भी बच्चा है, उस गांव में जो है एक दिन जो है हफ्ते में उसका ब्रेन माइंड वॉश, जो इम्प्यूरिटी हुई है उसके माइंड के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत या सैप्रोनाइजेशन के तहत वो इम्प्यूरिटी निकालने का काम जो है हमें करना पड़ेगा। और पीवीएसपी का उद्देश्य धीमन पीआर जी अंबेडकर जी का यही ब्रॉड विजन जो है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑपरेशन दैट वी हैव बीन सेट फॉर। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर। हाँ सहकारियों, आज आपने फिर से पे बैक टू सोसाइटी का मोटो, एम और उसकी अप्रोच फिर से प्रोफेसर अनिल डोंगरे साहब के माध्यम से सुनी। वो इनको रिपीट करने की गरज क्यों पड़ी? ये बात पहले भी बोल चुके हैं सारी चीजें, और लेकिन हमारा माइंडसेट ट्रेडिशनल माइंडसेट है, वो डायनेमिक माइंडसेट नहीं हो पा रहा है। हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस खुद नहीं कर पा रहे। एम हमने 6.5 लाख गांव तक पहुंचने का रखा है, लेकिन हम खुद ब खुद अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत सीरियसली कहा कि एम इन एजुकेशन, इस चैप्टर के कम से कम 2 पैराग्राफ आपने जरूर पढ़े। पूरा 11 पेज है, वो पढ़ें, और 1 हफ्ता रहता है इस समय, आप उसमें बहुत गहराई से अभ्यास कर सकते हैं। मैं पर्सनल अपील कर रहा हूं, क्योंकि अपने आप को बदलने के लिए हमारे पास केवल प्रोफेसर जॉन डेवे को पढ़ने सिवाय रास्ता नहीं है। बाबा साहब हिंट दे गए, पर एक्सप्लेन जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो एक्सप्लेन जॉन डेवे के डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में है। एक्सपीरियंस एजुकेशन एक पुस्तक, उनकी छोटी पुस्तक, और मैंने ट्रेनर्स को वो पुस्तक उपलब्ध कराई है और सबको मतलब वो पुस्तक बताई है। जिनके पास नहीं है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, अमेजोन से मंगा लें, करीब 300 रुपए की पुस्तक पड़ जाती है। आप मंगाइएगा, उसका एक एक पेज, एक एक शब्द, कहीं किसी प्रकार का अमेंडमेंट करने की बात की, इसमें हम मिलावट कर सकें, कुछ एडिशन अल्ट्रेशन कर सकें, कुछ क्रिएटिवनेस कर सकें, केवल फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, प्रोएक्टिव होने की जरूरत पड़ेगी। आप भाई वी आर अंबेडकर प्रिपेयर माई हिमसेल्फ ड्यू टू प्रोफेसर जॉन डेवी। मेरे को 20 साल हो गए प्रोफेसर जॉन डेवी के बारे में चर्चा करते हुए, और एकेडमिया ग्रुप को बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं अकेला ये रास्ता कारवां नहीं खींच सकता, इसलिए सबको इसमें हाथ बार लगाना। ये 6.5 लाख गांव तक यार अम्बेडकर कैसे आएगा? वो 6.5 लाख गांव तो उसकी आयु भी नहीं है अभी इतने दिन की। 6.5 लाख दिन की तो मेरी आयु नहीं है, या मैं एक दिन में 5 गांव देखूं तो भी आयु नहीं है मेरे पास, या एक दिन में 10 गांव देखूं तो भी मेरे पास आयु नहीं है उतनी। इसलिए आप सब लोग मिलकर अगर इस टारगेट को लोगे, और इसमें हमने आपको बहुत सरल चीजें, बहुत ज्यादा नहीं समझाना, कम से कम थिंकिंग टूल्स तो दे दीजिए उनको, ताकि वो अपने अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। थोड़े से टूल्स दीजिएगा, उनसे वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो फिर वो रेशनल हो पाएंगे। क्योंकि टूल्स दिए बिना वो ट्रेडिशनल थिंकिंग के स्टेटस को से बाहर नहीं आ पाए। इसलिए थिंकिंग टूल्स हमारे लिए बहुत सिंपल तरीका है, और हमने इनको बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी है। कोई कुछ भी छुपाया नहीं आप लोगों से। आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो आप जैसा जैसे पर्थ खोलते जाएंगे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, आप कहीं ना कहीं पिछड़े नजर आओगे। यार मैं इस चीज का जानकार नहीं, मैं इस चीज का जानकार नहीं, मेरे को उसका अभ्यास करना चाहिए। आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, बाबा साहब को धोखा दे रहे हो। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता? नहीं कर रहे हो इसलिए आप अपने आप को धोखा दे। आपको करना होगा, आपका समाज उसका वेट कर रहा है कि हमारे पढ़े लिखे लोग हमारे बारे में सोचेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है सोचने का। इन्होंने तो पूरे का पूरे राम राज्य की कल्पना को साकार करने का रखा, जिसमें ज्यादा से लोग अज्ञानी रहे, लाचार रहे, स्वावलंबी रहे, और थोड़े से लोग जो चालाक और धोखेबाज लोग हैं इस देश में शासन करते बने रहे, और अब मुफ्त का खाते रहे। हमसे काम कराए और ऐसे वो लोग करें। ये सिस्टम अभी तो हमको क्योंकि बाबा साहब का इम्पैक्ट रहा, संविधान का इम्पैक्ट रहा, उसको तो बदल नहीं पाए। इनको कम से कम 60 साल लग गए सत्ता में आने के लिए। 60 साल इनको बाबा साहब के चैलेंज को फेस करने में 60 साल लग गए। हम आपसे 5 साल का डेडिकेशन चाह रहे हैं, ओनली 5 years डेडिकेशन।
डिवोशन, डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए। आप अपने लाइफ में 10 गांव को ये थिंकिंग स्किल्स पहुंचा पाओगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीड टू फर्दर एक्सपीरियंस। सिंपल सा बात है। फर्दर एक्सपीरियंस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड लीड टू हैबिट्स, और हैबिट्स लीड टू सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Sensitivity and responsibility lead to individual efficiency, and this individual efficiency will lead to social efficiency. अभी मैं प्रोफेसर अनिल डोंगरे को जैसा सुन रहा था अटेंशन से, अगर ये 5 सेंटेंस भी आप अपने याद कर लेगा आज के लेक्चर में, ये 5 सेंटेंस कि स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीड टू further experience lead to formation of habit, formation of habit lead to formation of attitude, formation of attitude lead to formation of habit, formation of habit lead to sensitivity and responsibility, and this will lead to further individual's efficiency, and individual efficiency will lead to social efficiency. हमें शासन की गरज नहीं है ना ये चीज, क्योंकि हम शासन के स्कीम के माध्यम से नहीं कर सकेंगे। हम लेबर को एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेबर को जाने के लिए हम उनको 2 टूल्स देना शुरू कर दीजिए, उनका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। जिस लेबर को हम अभी हमने अभी प्रोग्राम बनाया है, एक्शन प्रोग्राम बनाया है, इसमें हम थोड़े से हेल्थ बेनिफिट बता सकें, एजुकेशन की ये बातें बता सकें, और उनको लेबर का ये जो हिस्सा होता है, उसको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, कानून बना दिया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन उनके हित में नहीं होता। अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, तो उनका सोचने का नजरिया बदलेगा। इस प्रकार से हम लोगों तक पहुंचना बहुत सरल है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये चाह रहा है। रिजॉल्व, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ड रिजॉल्व किया, लेट अस रिजॉल्व नॉट टू बी टार्डी टू रिकॉग्नाइज द इविल्स। बाबा साहब ने संविधान सभा के अंदर जो सेंटेंस बोला है, not to let us resolve not to be tardy to recognize the evils, यानी हमें बीमारी को रिकॉग्नाइज करने में ढील पोल नहीं करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके इसके लिए योजना बना के रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। इतना सा सेंटेंस बाबा साहब, आज वो सटीक बैठ रहा है, हमारे लिए लागू हो रहा है। इसलिए जो जहां है, जैसी हालत में काम कर रहा है, उसने कटिबद्ध होकर काम को आगे बढ़ाया। हमने ट्रेनिंग में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट दिए हैं। 5 सब्जेक्ट इस मोमेंट को जिस प्रकार से आज अनिल डोंगरे साहब ने एक्सप्लेन किया, 5 सब्जेक्ट की रेलेवेंसी और कई गुना बढ़ जाती है। 5 सब्जेक्ट की रेलेवेंसी, समसामयिकता कई गुना बढ़ जाती है। आप इसे सिद्ध करने के लिए आपके टैलेंट की समाज को जोड़ मिलना चाहिए, और आप साइलेंट रहोगे, क्योंकि आप लोगों में से हमारे बहुत सारे बेहतर ट्रेनर, आप सारे के सारे उसमें ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। कुछ बेहतरीन है, कुछ मझोले हैं, कुछ इनिशिएटेड हैं, पर लेकिन ट्रेनर तो हैं, काम तो आपको करना होगा। अरे मैं ज्यादा नहीं बता रहा, पूरी 5 सब्जेक्ट ना बता के 2 टूल्स बताइए, थिंकिंग टूल्स। आदमी को सोचने का नजरिया बदल जाएगा। वो यस और नो में राइट रॉन्ग ही सोच रहा है, PMI सिखा दीजिए, यस नो एंड इंटरेस्टिंग, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, कंसीडर ऑल फैक्टर्स बोल दिए, पावर ऑफ 10 बताइए उसमें। आप देखेंगे इतने से भी हमारा लेबर में बहुत बड़ा जज्बा पैदा हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हम कहानी किस्से के रूप में लोगों को बताएं, गए भाई शाम के आपके खाना खाएंगे, चाहेंगे भाई आपको दोपहर को किस्सा सुना के चले आए। यार वो अंकल आते थे, 2 अच्छी कहानियां सुना के चले जाते हैं। वो अंकल आते थे गांव में, 2 अच्छी कहानियां सुना के चले जाते। ये प्रैक्टिकल अप्रोच हमको करना, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। इसलिए मेरा आपसे फिर से करबद्ध निवेदन है कि बी सीरियस, क्योंकि आप लोग जॉन डिवे को जानोगे तभी समझा पाओगे। आज मैं अनिल डोंगरे ने अभ्यास किया है, B.R. अम्बेडकर ने अभ्यास किया है, इसलिए आप लोगों के सामने सरलता से बोल रहा है कि ये बात हो सकता है, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसमें
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव किया। अगर पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती तो हम PR अम्बेडकर ने इनिशिएटिव नहीं लिया होता, इसे रिवाइव नहीं किया होता। इसलिए बहुत देर हुई, काफी देर हो गई है। साहब ने जाते जाते वार्निंग दी थी कि मनुवादियों ने बहुत बड़ी योजनाएं बना ली। ये लगभग 96-95 के आसपास हमको बता रहे थे कि मेरा समाज बहुत भोला भाला है, इनकी चालाकियों को नहीं समझ सकता है, इतना अभ्यास करने वाला नहीं है, बहुत सादा सादा से भोला भाला है। ये तो हमें एक पॉलिटिकल फोर्स में रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहते थे। BSP रिकॉग्नाइज हो गई तो इनके दिल में सारा का सारा उनका जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल हो गई, रुक गई, क्योंकि ये थर्ड अल्टरनेट ये स्टैंड हो गई, नेशनल रिकॉग्नाइज बन गई। ये बात कांशीराम जी हमको बता रहे थे कि भाई बहुत बड़ी प्लानिंग है इनकी, बहुत सीरियस प्लानिंग है। तो इस प्लानिंग का तोड़ केवल हमारा डेडिकेशन है, डिवोशन है, डिटर्मिनेशन। इसलिए रिजॉल्व करना हमारे लिए जरूरी है। और हम 5 साल बेहतरीन नहीं बोल रहे ना, हम 6वें साल आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। आज मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, 6वें साल रिक्वेस्ट करने की गरज नहीं पड़ेगी। आप खुद दूसरों से रिक्वेस्ट करोगे कि आप 5 साल दीजिए, मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन ये डेडिकेशन आपको इतना पीरियड को दिखाने की जरूरत है। साथियों, मैं यहाँ पर 2 साथी, अनिल डोंगरे सर, डोंगरे सर, यू लिसनिंग मी? यस सर। ये हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के अंतर्गत एक नया ऑपरेशन शुरू किया जिसको मैंने बताया कि PBSP इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, जिसमें हम इंटीग्रेटेड अप्रोच, उसमें ये एजुकेशन का हमारा जो काम है वो उसमें होना चाहिए। लेबर इश्यू के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ इश्यू के साथ एजुकेशन, हमारे जितने भी इश्यू के साथ एजुकेशन सेंट्रल पॉइंट बनकर जुड़ना चाहिए। हम लेबर का काम करेंगे, लेबर को रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हमारा ऑब्जेक्ट एजुकेशन, उसके अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करना, हेल्थ के उसी से हम उसको कुछ फैसिलिटीज देंगे, उससे भी हमें एजुकेशन करना। एजुकेशन ही हमारा सबसे बड़ा मेन हथियार है। दूसरे जो इशू है वो हमारे को सपोर्टिंग इशू बनेंगे, सपोर्टिंग मींस बनेंगे, सपोर्टिंग वीपन्स बने, मैं बोलूंगा सपोर्टिंग वीपन्स बनेंगे, पर मेन वीपन्स तो हमारा एजुकेशन ही रहेगा। मैं इस लिहाज से आप लोगों में से 2 साथी को इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में डेप्यूट करना चाहता हूं, अगर आपकी परमिशन हो। यस तो सर, यस सर, गो 2 अहेड सर। साथी हैं, एक पंडित चौहान और दूसरे महेंद्र थोरात। ये 2 लोगों को वो वहां पर जाएंगे और जिस प्रकार से आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वहां पर उन बातों को समझा ले जाएंगे। आपने टारगेट केवल हमारा लेबर इश्यू ही नहीं है, ये हमारे हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमी तीनों हमारे कमांड है, इसको ले जाएंगे और समझाने के लिए उनकी नीड क्रिएट कीजिए कि वहां पर केवल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में अनिल डोंगरे जी का एक लेक्चर हो, कम से कम अगले के बाद नेक्स्ट जो मतलब आपके हो उसमें लेक्चर हो। और इनकी मीटिंग ट्यूसडे को हमने ली थी, ट्यूसडे को 9 बजे, ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशन की मीटिंग ट्यूसडे को 9 बजे। तो मतलब 9 बजे सारे लोग मतलब आ जाते हैं, खाना वाना खा के हम बैठ के चलते हैं। हफ्ते में 1 दिन हम वहां पर रहेंगे ताकि हमारा कोई शेड्यूल किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होगा। हमारा फ्राइडे का सिस्टम एकेडमी ऑपरेशन का चलता रहेगा और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन का समय ट्यूसडे 9 बजे से 9, 10, 11 बजे तक। मतलब हम जितने समय तक बैठे तो हमारे रास्ते में सोते समय भी हमारे दिमाग में ये एजुकेशन गूंजना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीड टू फर्दर एक्सपीरियंस। बरोबर सर एक सजेशन देना चाहूंगा। यस, कि अगले फ्राइडे को आज ही ये पेज नंबर के रिपीट कीजिए, आवाज कही थी, रिपीट कीजिए सर।
एम इन एजुकेशन जो है, यस, इस चैप्टर को पेज वाइज आज ही हम अगर बांट देते हैं सारे लोगों में, तो they will come up with at least preparations of that particular portion of that particular chapter. यस सर, वेलकम वेलकम Yes, अप्रोच। सारे लोग अनम्यूट हो जाइए, जितने माइक हैं और वीडियो हैं सारे लोग अपने ओपन कर लीजिए। मैंने किताब भी मतलब शेयर कर दी सर, अकेडमी ऑपरेशंस के ग्रुप पे मैंने डेमोक्रेसी एजुकेशन जो है शेयर कर दी है। और चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 जो है अगर आप देखते हैं तो उसमें 100, 101, 102, 103 से लेके 110 पेजेस है, बराबर। Yes, फिर 101 और 102 पेज जो है वो मैं मतलब उसके ऊपर मैं मेरा वक्तव्य रखूंगा। 103 के ऊपर कौन करेगा? महेंद्र थोड़ा जी नाम yes sir, लिखिएगा। yes. और 103 पे मैं खुद करता हूँ सर, 103। ओके, 104 पे बोलिए सर। 104। हाँ, 104। नाहर सिंह जी लिख दीजिए सर। 104 नंबर पे वो बात करेंगे। हालांकि ये सारे लोग मतलब कंटिन्यूटी है उसके अंदर, लेकिन वो अगर हम बांट देते हैं तो फिर इट विल बी बेटर फॉर अस टू डिस्कस एंड वी कैन 105 105 मोहन चौहान, 106 पंडित चौहान, यस यस सर, ओके। 107 अब कम फॉरवर्ड, कौन मतलब जवाबदारी लेना चाहेगा? डॉक्टर सुरेश बाबू सर 107 नंबर का पेज, 106 106 तो पंडित चौहान हो गए ना। हाँ 107 107 डॉक्टर 107 डॉक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? ये 107 नंबर का 100 पेज से नहीं, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का एक चैप्टर है जिसका नाम है एम इन एजुकेशन। हाँ हाँ चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 108। तो आपको हमने एक एक पेज का अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं, एक एक पेज तो कम से कम पढ़ के आए, क्योंकि और हम उसके बारे में क्लियर हो जाए, तभी हम दुश्मन को लताड़ सकें। ये बात जितना ज्यादा हम अपने एजुकेशन के बारे में, अम्बेडकराइट एजुकेशन के बारे में हम क्लियर होंगे, उतना ही हम मनुवादी एजुकेशन के चैलेंज को फेस कर सकें। ये इसके लिए ये पूरा का पूरा एक गणित है ये। तो सुरेश बाबू जी सर, थोड़ा सा 100% मेरा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ सर का, सबका होने के बाद अगेन आई विल रिपीट। हाँ 107 सुरेश बाबू, 108 तावरे मैडम जी सर। 108 राशि तारे तावरे मैडम, तावरे 109 अरे सुबोध नहीं सुबोध बाकोड़े जी। ओके सुबोध ये सर है सुबोध बाकोड़े जी। हाँ यस सर, यस सर, यस सर। द क्राइटेरिया ऑफ गुड एम्स है सर 109 पे। नहीं वो तो द क्राइटेरिया ऑफ गुड एम्स 109 109 पेज आपका है। हाँ 109 पे वही है ना सर, द क्राइटेरिया ऑफ गुड एम्स। वो 104 पे सर, 104 से चालू हो रहा है, वो आएगा लिंक वाइज सर आपके पास। अच्छा अभी 110 डॉक्टर रमेश राठौड़ सर उसका हॉस्पिटल में तबियत ठीक नहीं उनका। डॉक्टर मिथिलेश जी, डॉक्टर मिथिलेश या मिथिलेश मैम सर ठीक है। 110 पेज 110 नंबर का पेज डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का आपको अभ्यास करके आना है नेक्स्ट फ्राइडे को।
और व्यू अपना उसको Okay, एक्सप्लेन भी करना है, समझाना भी है हम। ओके सर मैं एक बार रिपीट करता हूँ ताकि सबको और 101 and 2 डॉक्टर डोंगरे सर, 103 महेंद्र थोरात, 104 नाहर सिंह सर, 105 प्रोफेसर मोहन चौहान, 106 डॉक्टर पंडित चौहान, 107 डॉक्टर सुरेश बाबू, 108 डॉक्टर तावरे राजेश्री तावरे मैम, 109 डॉक्टर सुबोध वाकुडे सर और 110 डॉक्टर मिथिलेश जी। 111 PR अम्बेडकर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू अरे सर। मैं क्यों अलग रहूंगा, है ना, ठीक है ना। अरे मैं भी आप लोगों के साथ हूँ ना, ऊपर बन के नहीं चलना चाहिए ना। तो सभी लोगों ने अभ्यास के लिए आप लोग करेंगे। मिथिलेश मैडम, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का आपको अभ्यास करके आना है। मैं भी आपके साथ विद्यार्थी बन के काम कर रहा हूँ। सभी लोग, मैं आप सबका विद्यार्थी हूँ। कैसे नहीं, मैं बरोबर सही बोल रहा हूँ। आप लोग जो एक्सप्लेन करोगे वही से मेरा सीखना होगा, और हम सब एक दूसरे के विद्यार्थी हैं। एक और भी बात बोल रहा हूँ, हम सब क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, मतलब ये एजुकेशन फिलॉसफी अनुभव के ऊपर डिपेंड है, और किसी का अनुभव कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम एक दूसरे से सीखना है। तो हम सब स्टूडेंट हैं, सब एक दूसरे के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं की, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। सो वेरी वेरी नाइस। इस चीज को ये दो लोगों के नाम प्रोफेसर पंडित चौहान और प्रोफेसर महेंद्र थोरात, they will represent in इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। और वहां से जो भी होगा रिपोर्टिंग यहाँ पर मीटिंग में, अगली मीटिंग में जब भी आया करेंगे तो उनमें आपने रिपोर्टिंग भी देते रहने का है। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये दुआ हर एक मतलब विंग ने जो ऑपरेशन है उन्होंने उस ऑपरेशन में, तभी वो ऑपरेशन सशक्त बने, तभी वो ऑपरेशन सशक्त बने। क्योंकि मैं कौन सा ऑपरेशन लूज होने जा रहा है, प्रोफेसर अनिल डोंगरे सर, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द मॉनिटरिंग ऑपरेशन, कि सारे ऑपरेशनों को मॉनिटर करने वाले भी विंग होना चाहिए कि किस में शिथिलता है, ताकि उसके मापदंडों के आधार पर हम कुछ साइंटिफिकली एनर्जेटिक करके आगे बढ़े। सुरेश बाबू जी कि मॉनिटरिंग अम्बेडकर साहब तो क्योंकि हम साइंटिफिकली चल रहे हैं, हौच पौच तरीके से नहीं, जितना कुछ हमको मिला है तो हम साइंटिफिक एटीट्यूड से चल रहे हैं। इसीलिए हमने आप लोगों के बीच में एक दो साइंटिफिक लेक्चर भी रखे हैं। और अगर अनिल डोंगरे जी, अगर आप समय निकालें तो हमारे लिए इस वीक या अगले वीक में एक रिसर्च प्रैक्टिकल रिसर्च, वो सारा का सारा रिसर्च में एकेडमिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। हम चाहते हैं कि सोशल रिसर्च किस प्रकार से हम लोगों को एक व्यक्ति रिसर्च माइंडेड हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च माइंड उसका कैसे क्रिएट हो सकता है, इस पर आपका लेक्चर हो। मैं क्या करता हूँ सर कि बाबा साहब का रिसर्च, बाबा साहब कैसे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते थे, वो एक केस स्टडी लेके एक मैं प्रेजेंट करूंगा सर, एक लेक्चर मोटिवेशनल तरीके से। यस 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 Yes. So thank you very much for accepting this thing. Yes sir. Over to Mahendra Thorat. Yes sir. Thank you sir. डॉक्टर अनिल डोंगरे सर ने आज तक जो भी मीटिंग हुई है उनका सबका मिस ब्रीफ आज के मीटिंग में किया है, तो जो भी हमारे नए सहकारी जुड़े हैं उनको भी सब पता हुआ, एंड जो हमारे पुराने हैं उनको एक रिवाइज एंड एक मोटिवेशन और फैक्ट हमें क्या करना है वो, और सर ने जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया है रीडिंग 8th चैप्टर, दैट इज रियली गुड, और इट विल बी फ्रूटफुल फॉर पीबीएसपी एंड टू द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। और मैं ऐसा चाहूंगा कि सब लोग मिस उसे पढ़कर हम अपना व्यू रखें, और ये मिस एजुकेशन, हाउ वी कैन गिव ओरिजिनल रियल एजुकेशन टू आवर सोसाइटी, ये उसमें
उभर करेगा, निर्भर करेगा। और ये मैं ऐसा कहूंगा कि हम फिलोसॉफी ऑफ ऑल महापुरुष इंक्लूडिंग महात्मा फुले, वेरियस सन्स, अगर वो हम समझने में कामयाब होते हैं तभी हम कामयाब होंगे एजुकेशन देने में अपने समाज को। तो सहकारियों, thank you Dr. Anil Dongre sir to brief all meetings included before this. PR sir, thank you। और सभी सहकारियों से मिस आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और उसी के साथ हम जो ये रेगुलरिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज है तो नेक्स्ट डे में नहीं है, तो वी विल मिस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, विल मिस एंड इट डेफिनेटली इट विल अफेक्ट our thinking process individually. If you want really to work for social transformation movement, we should maintain the link or the regularity. और इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करके ये आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। जय भीम। थैंक यू सर।